हेलो स्टूडेंट्स, वीनस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 15 करेंगे, जो 9 अगस्त 2021 को आई हुई है। यह वर्कशीट हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड है। इस वर्कशीट का नाम द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं शून्यांकों में संबंध के नाम से दिया गया है। इस बहुपद के अंदर बहुपद के गुणांकों और शून्यांकों के संबंध के बारे में बताया गया है। पिछली वर्कशीट में हमने बहुपद के बारे में जान लिया था और उसके शून्यांकों के विषय में भी पढ़ा था। किसी भी बहुपद में याद कीजिए, चर का वह मान जिसके लिए बहुपद शून्य हो जाता था उसे ही हम शून्यक बोलते थे। आई होप कि आपको ये सब बातें याद होंगी। चलिए फिर हम इस वर्कशीट को थोड़ा आगे शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद में हमारा ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है उसे ही हम द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका मानक रूप ax² + bx + c होता है। यहाँ अगर हम ध्यान दें तो यहाँ x² का गुणांक a है, जो कि इन्होंने बताया है कि यदि हम इस द्विघात बहुपद की तुलना इस मानक रूप से करते हैं तो x² का गुणांक 3 है और मानक रूप में a है, तो हम बोल सकते हैं कि x² का गुणांक 3 = a है। ऐसे ही x का गुणांक b कहलाता है, तो यहाँ x का गुणांक b 11 के इक्वल है। और बहुपद में जो पद अचर होता है, अचर अर्थात जिसके साथ कोई चर नहीं होता, उसको हम c से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अचर पद अर्थात c 10 है। आई होप कि आपको अब द्विघात समीकरण को देखकर उसमें a, b और c को पहचानना आ गया होगा। x² के गुणांक को हम a, x के गुणांक को हम b और अचर पद को हम c कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने द्विघात बहुपद के मानक रूप को समझाया है, जो मैंने अभी आपको बताया था। परंतु इस मानक रूप में आपको ये ध्यान रखना है कि a का मान कभी भी शून्य के इक्वल ना हो। यदि वह शून्य के इक्वल होगा तो वह x² के गुणांक होने के कारण x² को भी शून्य कर देगा और हमारे बहुपद में x की जो घात 2 है वह खत्म हो जाएगी और इस प्रकार हम इसे द्विघात नहीं कह पाएंगे। इसीलिए इन्होंने a को ≠ 0 के कहा है। अब हम इस द्विघात बहुपद के गुणनखंडों को करना सीखेंगे। गुणनखंड करते समय हमें याद रखना है कि हमारा बहुपद अपने मानक रूप में हो, अर्थात पहले x² का पद हो, फिर x का पद हो और फिर अचर पद हो। उसके बाद हम करते हैं फैक्टर मीन्स गुणनखंड। गुणनखंड के अंदर हम बीच वाले पद को ऐसे 2 गुणनखंडों में विभाजित करते हैं जिनको हम जोड़ने पर बीच वाले पद को पुनः प्राप्त कर सकें और उन्हीं पदों को आपस में गुणा करने पर हम a और c की गुणा करके जो आता है, जो उत्पाद बनता है या कह लीजिए जो गुणनफल बनता है, उसके इक्वल प्राप्त कर सकें। यहाँ हम देखते हैं कि a अर्थात 3 को और c अर्थात 10 को आपस में मल्टीप्लाई करके 30 आता है। अब हमें 11 को ऐसे 2 गुणनखंडों में विभाजित करना है जिनको आपस में गुणा करके भी 30 ही आता हो। तो हम देखेंगे कि 6 और 5 ऐसे 2 गुणनखंड हमारे सामने मौजूद हैं, जिनको हम गुणा करें तो 30 अर्थात 30 आता है और जिनको हम जोड़ें तो पुनः हमें 11 प्राप्त हो जाता है। इस आधार पर हम जब इन्हें गुणनखंड कर लेते हैं, यानी इनको हम 2 हिस्सों में तोड़ लेते हैं, तब हम
शुरू के दो पद में से ये देखते हैं कि क्या इनमें कुछ कॉमन नज़र आ रहा है। तो हम देखते हैं 3x² के अंदर और 6x के अंदर 3 और x हमें कॉमन नज़र आता है, तो हम उसमें से 3x को कॉमन लेकर बाहर लिख देते हैं और अंदर क्या बचता है, 3x² से x और 3 बाहर आने पर अंदर केवल x बचता है। इसी प्रकार 6x में से x बाहर आने पर 6 बचता है और 3 बाहर आने पर 3 × 2 से 3 बाहर आने पर सिर्फ 2 बचता है। तो अर्थात यहाँ पर कुल मिलाकर x + 2 बचता है। अगले दो पदों में हम देखने से पहले इस बीच वाले साइन पर ध्यान देते हैं। यदि यह प्लस का है तो इसको प्लस लिख देते हैं। इससे फ़र्क होगा यह है कि अंदर के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु यदि यह माइनस का है तो हम इसको यहाँ माइनस तो लिखेंगे, परंतु फिर अंदर का जो निशान है यदि वह प्लस का है तो वह माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और यदि वह माइनस का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं प्लस के साइन को प्लस ही लिख देंगे परंतु अंदर का साइन बदलेगा नहीं, और माइनस के साइन को हम माइनस ही लिख देंगे परंतु फिर अंदर का साइन बदल जाएगा। अब हम प्लस लिखकर 5x और 10 में क्या कॉमन है ये देखेंगे। तो इस बार 5x में x है, 10 में x नहीं है, तो दोनों में केवल 5 कॉमन है जो कि हम बाहर ले लेंगे। अर्थात अंदर अब केवल और केवल x और 10 में से 5 कॉमन लेने पर 2 बचता है। तो हम देखते हैं कि अंदर भी x + 2 ही बचेगा। यदि हम सब कुछ सही करते हैं तो हमारे ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में इक्वल आते हैं। यदि यह इक्वल नहीं आ रहे तो आप समझ जाइए कि कहीं कुछ गलत हुआ है, लेकिन यहाँ दोनों इक्वल हैं अर्थात यह दोनों सही हैं। अगली बार इन दोनों में से हम किसी एक को कॉमन लेकर बाहर लिख देते हैं, अर्थात x + 2 को दोनों को कॉमन लेकर हम बाहर लिख देते हैं x + 2, और बचता क्या है 3x + 5, और इस तरह से हमारे पास इसके दो गुणनखंड बन जाते हैं 3x + 5 और x + 2। अब हमें इनसे इनके शून्यकों के बारे में पता करना है। तो शून्यकों के बारे में पता करने के लिए हम प्रत्येक गुणनखंड को शून्य के बराबर रख देते हैं, जिससे कि उसका गुणनखंड आसानी से हमें उसका शून्यक दे देता है। जैसे 3x + 5 को यदि हम शून्य के बराबर रखते हैं तो x राइट तरफ जाकर माइनस हो जाता है और 3 जो x के मल्टीप्लाई में था वो उधर आकर डिवाइड हो जाता है। तो x का शून्यक हमारे पास आता है -5/3। सिमिलरली हम x + 2 = 0 जब लेकर चलते हैं तो x के राइट तरफ 2 जाने पर वह माइनस का हो जाता है और इस प्रकार हमें दूसरा शून्यक भी प्राप्त हो जाता है -2। और आपको याद होगा बहुपद की जितनी घात होती थी हमेशा उसके उतने ही शून्यक हमारे पास निकलते थे। यहाँ बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हमारे पास शून्यकों की संख्या भी 2 ही आई है। आई होप आप ये सब अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब एक उदाहरण से थोड़ा इन चीज़ों को समझ लेते हैं। यहाँ इन्होंने कहा है कि आप द्विघात बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखिए हम इस उदाहरण को कर तो लेंगे, लेकिन उसने जो ये बात बोली है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, पहले हमें इस चीज़ को यहाँ दिए हुए टॉपिक से समझना होगा कि गुणांकों और शून्यकों के बीच में आखिर संबंध क्या होता है। तो देखिए उन्होंने बोला है यदि शून्यकों को जोड़ें और गुणा करें तो क्या होगा। तो देखिए यदि हम शून्यकों को जोड़ते हैं जो कि हमें ऊपर प्राप्त हुए थे तो हमारा रिज़ल्ट आता है -11/3, और वही रिज़ल्ट जो शून्यकों को जोड़ने पर आ रहा था वही रिज़ल्ट हमारा -b/a को करने से आता है। याद कीजिए यहाँ पर b x का गुणांक होता है और a x² का गुणांक होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं
कि शून्यांकों का योग अगर हम करें तो वह -b/a अर्थात इन गुणांकों के बराबर होता है। तो इससे हमें एक रिलेशन अर्थात एक संबंध प्राप्त होता है कि गुणांकों का यदि हम इस रूप में रिप्रेजेंटेशन करें तो वह शून्यांकों का योग हमें दे देता है। तो यह हमारे किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को आसानी से दर्शा देता है। इसी प्रकार यदि हम उन्हीं शून्यकों को आपस में गुणा करें अर्थात उनका गुणनफल निकालने की कोशिश करें तो वह बनता है 10/3 और यही गुणनफल आपको इस तरीके से भी प्राप्त हो सकता है जिसमें हम c/a से प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शून्यांकों का गुणनफल c/a अर्थात एक अचर संख्या और a अर्थात x² का गुणांक के समान होता है। तो यहाँ फाइनली हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि शून्यकों का योग तो होता है -b/a के और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a के। तो यहाँ हम आसानी से शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने उसी उदाहरण पर जो हमने अभी छोड़ दिया था। यहाँ देखिए अब अगर हम इस बहुपद के गुणनखंडों को करें तो हमें पुनः बीच वाले पद अर्थात 4x को ऐसे दो गुणनखंडों में विभाजित करना होगा जिनका गुणनफल a यानी 1 और c अर्थात -12 दोनों की मल्टीप्लाई करके -12 के इक्वल आए। तो देखिए क्या किया यहाँ पर। और हाँ, इससे पहले हमें क्योंकि गुणांकों और शून्यंकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है तो हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू को भी लिख देंगे। हमें पता है a x² का गुणांक होता है जो कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ a 1 हो जाएगा। हमें पता है b x का गुणांक होता है, यहाँ पर वह 4 है तो वह 4 हो जाएगा। और हमें पता है कि c यहाँ पर एक अचर संख्या होती है जो कि यहाँ पर -12 है, बट यहाँ पर गलती से उन्होंने -1 लिख दिया है तो ये -12 हो जाएगा। अब हमें इनके गुणनखंडों को ज्ञात करना होगा। तो देखिए हमें 12 भी लाना है और 4x भी लाना है, तो इसके लिए गुणनखंड करेंगे 6x - 2x। देखिए इनको जब मैं जोड़ता हूँ तो मुझे मिलता है प्लस का 4x, और जब मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है तो रिज़ल्ट आता है -12x²। तो इस तरह से मुझे अपने फैक्टर अर्थात गुणनखंड मिल जाते हैं। अब मैं इन गुणनखंड को लिखने के बाद इसमें देखता हूँ कि मुझे कॉमन क्या नज़र आता है। तो पहले दो पदों में मुझे केवल x कॉमन नज़र आता है, तो इसीलिए x कॉमन लेने के बाद अंदर बचता है x+6। x+6 के बाद अब हम माइनस के निशान को यहाँ पर ऐसे ही उतार देंगे। आपको याद होगा मैंने कहा था माइनस के साइन को लिखने के बाद आपको अंदर के साइन को बदलना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंदर के साइन को बदलने से पहले यहाँ पर 2 और 12 के अंदर 2 कॉमन आता है, तो हम उस 2 को साथ में लिख लेंगे। अब अंदर हमारे x और 12 से क्योंकि 2 हमने बाहर लिया है और इंटू 6 होता है 12 में, तो ओनली 6 बचेगा, बट वह पॉजिटिव लिखा जाएगा क्योंकि बाहर इस बार माइनस के निशान को हमने ले लिया था। इस तरह से हम देखते हैं हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ चुके हैं x+6 x+6। इसी वजह से अब हम कह सकते हैं कि हमारा यह किए गए गुणनखंडों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। अब x+6 दोनों ब्रैकेट से एक ब्रैकेट कॉमन ले लिया जाएगा और अंदर बचेगा x - 2, और हम इस तरह से दो गुणनखंड प्राप्त कर लेंगे। अब इन दो गुणनखंडों को प्राप्त करने के बाद हम इनके शून्यक निकालेंगे और इन शून्यकों को हम एक एक करके शून्य के इक्वल रखेंगे।
जब हम इनको शून्य के इक्वल रखेंगे तो हम देखेंगे x की वैल्यू उधर 6 को राइट तरफ शिफ्ट करने के बाद -6 हो जाती है, और दूसरे गुणनखंड से x की वैल्यू -2 को उधर शिफ्ट करने के बाद +2 हो जाती है। अर्थात हमारे शून्यक 2 हो गए, -6 और +2। अब हम इनका योग करेंगे। जब हम इनका योग करेंगे तो हम पाएंगे कि -4 आएगा, अर्थात -6 बड़ा होने के कारण वह माइनस में ही रह जाएगा। अब यदि हम इसको -b/a से कंपेयर करेंगे तो वह भी -4 ही आना चाहिए। तो चलिए करके देखते हैं। -b अर्थात 4/a अर्थात 1, और देखिए रिजल्ट भी -4 ही आया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि शून्यकों के योग और गुणांकों के इस संबंध से दोनों आपस में मेल खाते हैं। अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। अब हम इनको आपस में जब गुणा करेंगे तो वह -12 आएगा। अब ये -12 जब आएगा तो अब हम इसको गुणनफल में c/a इन गुणांकों के संबंध से जांच करेंगे। तो देखिए c की वैल्यू क्या थी हमारे पास, यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो c की वैल्यू थी -1, a की वैल्यू भी 1 थी, सॉरी c की वैल्यू -1 नहीं -12 थी, तो -12 और अपॉन में 1, अर्थात हमारा -12 ही रिज़ल्ट आ जाएगा, जो कि इनके गुणांकों के बराबर ही है। शून्यकों के गुणनफल और इन्हीं गुणांकों के रिजल्ट द्वारा -12 जो आए हैं वो आपस में बराबर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं यह संबंध भी बराबर है। अब इसी आधार पर अब हम इन सभी प्रश्न का उत्तर देंगे। इन सभी प्रश्न को मैंने आपके लिए नीचे हल किया हुआ है, और एक एक करके मैं जल्दी से इन सभी प्रश्नों को आपको समझा देता हूँ। हमें पहले प्रश्न में सिर्फ इन दोनों द्विघातों बहुपद में केवल और केवल a, b और c के मान को लिखना है। तो देखिए a हम जानते हैं x² का गुणांक होता है जो कि 7 है, b हम जानते हैं x का गुणांक होता है जो कि -4 है, और इसी तरह से c एक अचर संख्या, और इसी प्रकार मैंने यहाँ किया है। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न द्विघात बहुपदों का गुणनखंड कीजिए और उनके शून्य ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए, शून्य ज्ञात करने से पहले हमें उनके गुणनखंड को करना होगा और उसके बाद उनका शून्य करना होगा। मैंने ये दोनों प्रश्न आपके लिए यहाँ अच्छे से हल कर दिए हैं। आप इनको अच्छे से खुद से समझिए और फिर इनको स्वयं हल करके देखिए, और आप इन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए अब अपने थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। थर्ड प्रश्न में हमें इन द्विघात बहुपदों के शून्यांकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं शून्यकों के योग को और गुणनफल को ज्ञात करने के लिए हमें शून्यांकों को ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शून्यकों का योग -b/a के इक्वल होता है और शून्यांकों का गुणनफल c/a के इक्वल होता है। बस हम इन्हीं बातों का इस्तेमाल करके बिना शून्यक निकाले हम इन दोनों का योग और इन्हीं दोनों शून्यकों का योगफल साथ के साथ उनका गुणनफल दोनों ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ हमने इस बहुपद से a, b और c के मान को लिख दिया है, और यहाँ बता दिया है कि यदि हम इनका गुणनफल ज्ञात करना चाहते हैं तो वह c/a से आ जाएगा, जो कि 6/6 से 1 आ जाएगा, और यदि हम उनका योग ज्ञात करना चाहते हैं तो वह -b/a से आ जाएगा, अर्थात -5/6, जो कि फिर बाद में +5/6 हो जाएगा। और इसी प्रकार मैंने यह सेकंड पार्ट भी आपके लिए हल कर दिया है। आप इनको भी आसानी से समझ सकते हैं। आप इनको पढ़ के और ख़ुद से समझिए, और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छे से इन्हें समझ पा रहे हैं।
इसी प्रकार चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पे। अंतिम प्रश्न आपका इन बहुपदों के शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता जांच करने के लिए है। तो याद कीजिए, अभी हमने ऐसे ही एक उदाहरण को यहाँ पर समझा था। बस इसी उदाहरण के जैसा ही आपको इनको हल करना है और इन सभी को मैंने देखे नीचे आपके लिए हल किया हुआ है और आप इनको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। यह मैंने प्रश्न नंबर 1 हल किया है 4th में। ये इनके वेरिफिकेशन के लिए शून्यकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज़, और सम ऑफ जीरोज़ के बाद हमने शून्यकों के गुणनफल को ज्ञात किया है। पहले नंबर पर हमने इनको सीधा सीधा योग किया है और उसके बाद हमने इनको गुणांकों की सहायता से उसी योग के इक्वल लाकर दिखाया है। इसी प्रकार हमने अगले में इनको सीधा सीधा गुणनफल किया है और उसके बाद हमने इन्हीं गुणांकों को उस गुणनफल के इक्वल ला के दिखाया है और इस तरीके से सत्यता की जांच कर दी है। इसी प्रकार मैंने इसके सभी भागों को एक एक करके आपके लिए हल किया है। आप इनको एक बार ध्यान से खुद से पढ़िए, समझिए और करिए और आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। यदि आपको समझ ना आए तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में लिख के, मैं आपको इनको समझा दूंगा, परंतु यह इतने कठिन नहीं है, फिर भी आपको समझ आ जाएंगे। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।